नमस्कार स्टूडेंट्स आज भी हमारा टॉपिक व्यवस्थापिका को ही आगे बढ़ाने का है। व्यवस्थापिका के बारे में हमने पढ़ लिया था कि व्यवस्थापिका को दो प्रकार से बांटा गया है, जन भागीदारी के आधार पे और सदनों की संख्या के आधार पे। तो सदनों की संख्या के आधार पे हमने देखा था व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। ठीक है, एक सदनीय में हमने चाइना को पढ़ा था और हमने ये देखा था कि एक सदनीय व्यवस्थापिका के समर्थक बेंथम और लॉस्की है। उसके बाद में हमने द्विसदनीय व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा था कि जॉन स्टुअर्ट मिल, सर हेनरी मैन और बलनशली ये बलनशली कहते थे कि एक आंख से भली दो आंखें हैं, अर्थात अधिकतम प्रतिनिधित्व होना चाहिए और दो सदनीय व्यवस्थापिका ही सही रहती है। तो हमने देखा था विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो हमने ये बात भी कर ली थी कि व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है, यूएसए में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, इजराइल में नेसिट कहा जाता है, अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है और रूस में ड्यूमा कहा जाता है। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, रूस में ड्यूमा कहा जाता है। तो हमने देखा था कि अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कहा जाता है। तो हमने एक बात और देखी थी कि व्यवस्थापिका के कार्य में सबसे प्रमुख कार्य होता है, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, राष्ट्र का आईना होती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, संविधान में संशोधन करती है, न्यायपालिका के भी कार्य करती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पे नियंत्रण कैसे करती है? व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पे नियंत्रण अधिकांशतः संसदीय व्यवस्था में होता है। संसदीय व्यवस्था में, अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं करती है व्यवस्थापिका। अधिकांशतः कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य संसदीय व्यवस्था में ही होता है। संसदीय व्यवस्था में होता है। देखिए, हमने एक पार्टीशन कर लिया था कि सदनों के आधार पे हमने जब प्रकार करे थे तो सदनों के आधार पे हमने कर लिया था, और दूसरा था जन भागीदारी के आधार पे। सदनों के आधार पे हमने किया एक सदनीय, द्विसदनीय, एक सदनीय और द्विसदनीय। उसके बाद का आज हमारा टॉपिक शुरू होता है कि लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी, जनता की भागीदारी के आधार पे। तो देखिए स्टूडेंट, जनता की भागीदारी, जहाँ पे जनता की भागीदारी अधिक होगी वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो वहाँ पे व्यवस्थापिका कैसी होगी? लोगों के द्वारा चुनी हुई होगी, लोगों के द्वारा प्रतिनिधि भेजे गए होंगे। और सर्वाधिकारवादी में, सर्वाधिकारवादी, सर्व अधिकार किसका है? तो सारा अधिकार लोगों का नहीं होगा, अर्थात वहाँ पे कमजोर लोकतंत्र होगा और कोई दल प्रधान होगा, केवल कोई दल ही प्रधान होगा, जनता की भागीदारी नहीं होगी। उसके बाद में है व्यक्ति के निर्णय का अनुमोदन। किसी व्यक्ति का निर्णय चलेगा और जनता केवल उसका अनुमोदन करेगी। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था पाई जाती है? तो चीन, उत्तरी कोरिया और क्यूबा। चाइना में भी सर्वाधिकारवादी है, नेशनल पीपल कांग्रेस, और उत्तरी कोरिया में भी तुम्हें पता है
और क्यूबा। क्यूबा ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था पाई जाती है और यहाँ पे व्यवस्थापिका सर्वाधिकारवादी पाई जाती है। अभी लोकतांत्रिक विश्व के इन राष्ट्रों को छोड़ के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। हम देखेंगे 2-3 कोटेशन है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन हमने जब किया कि एक सदनीय व्यवस्थापिका होनी चाहिए या 2 सदनीय व्यवस्थापिका होनी चाहिए, तो 2 सदनीय व्यवस्थापिका को किस किस ने माना था? सर हेनरी मैन ने माना था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने माना था और बलनशली ने कहा था कि एक आंख से 2 आंख भली है। लेकिन कौन कौन से ऐसे विचारक थे जो 2 सदनीय व्यवस्थापिका को नहीं मानते? तो हम कह सकते हैं मैन्थम एक सदनीय का पक्षधर है और इसके साथ साथ में हमने देख लिया था कि लॉस्की भी एक सदनीय का पक्षधर है। यहाँ पे कुछ ऐसे विचारक हैं जो 2 सदनीय व्यवस्थापिका होने पर 2 सदनों की बुराई किस ढंग से करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ये कहता है कि दूसरा सदन उस तांगे की तरह है। 2 सदन होता है तो वो व्यवस्थापिका 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका उस तांगे की तरह है। 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका उस तांगे की तरह है जिसमें 2 घोड़े लगे हैं, है ना। 2 सदन है तो 2 घोड़े हैं और दोनों घोड़े तांगे को विपरीत दिशा में खींचते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 घोड़े विपरीत दिशा में खींचते हैं। यहाँ पे फ्रैंकलिन द्विसदनीय व्यवस्थापिका की आलोचना में कहते हैं कि 2 सदन वाली व्यवस्थापिका ऐसा तांगा होता है जिसमें 2 घोड़े जुटे हैं और जो 2 घोड़े हैं वो दोनों विपरीत दिशा में खींचते हैं, अर्थात जो संसद की गति है, जो व्यवस्थापिका की गति है वो चल नहीं पाती बल्कि वहीं की वहीं रुकी पाती है। तो यहाँ पे अवेसीज नाम के एक विचारक थे, उन्होंने ये बताया है कि यदि दूसरा सदन ये कहता है कि ये बात सही है, यदि दूसरा सदन कहता है कि सहमति हूँ, मैं सहमत हूँ, तो दूसरे सदन का होना व्यर्थ है क्योंकि वो तो केवल सहमति दे रहा है। और यदि दूसरा सदन विरोध करता है तो दूसरा सदन दुष्ट कहलाता है। इस प्रकार से दूसरा सदन किसी काम का नहीं है, वो सहमति दे रहा है तो वो व्यर्थ है, और यदि वो किसी भी प्रकार से अड़चन कर रहा है तो वह दुष्ट है। तो इस प्रकार से अवेसीज और बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे विचारक हैं जो 2 सदनीय व्यवस्थापिका के विरोध में अपनी कोटेशन देते हैं। फिर आता है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका यदि है तो प्रथम सदन जैसे भारत में लोकसभा, यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूके में हाउस ऑफ कॉमन, तो जो पहला सदन है वो हमेशा लगभग प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, उसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता द्वारा ही निर्वाचन होता है, मतलब जनता करती है। लेकिन द्वितीय सदन में कई प्रकार से निर्वाचन हो सकता है। तो द्वितीय सदन का निर्वाचन कैसे कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे। जैसे वंशानुगत सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि ये केवल और केवल यूके में है। वंशानुगत अभी केवल द्वितीय सदन जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड, यहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड ऐसा सदन है जिसमें वंश के आधार पर निर्वाचन होता है। तो यहाँ पे द्वितीय सदन हाउस ऑफ लॉर्ड है यूके का, और यहाँ पे वंशानुगत निर्वाचन होता है। और वंशानुगत जो आते हैं सदस्य वो आजीवन होते हैं। दूसरा द्वितीय सदन में होता है नाम निर्देशन का अर्थ होता है मनोनयन।
तो मनोनयन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। मनोनयन यानी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन का मनोनयन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कार्यपालिका द्वारा मनोनयन होता है? तो कनाडा। कनाडा में द्वितीय सदन है सीनेट। कनाडा में द्वितीय सदन है सीनेट, और सीनेट के सदस्यों के लिए कनाडा में कहा जाता है एक बार मनोनयन अर्थात आजीवन मनोनयन। इसका अर्थ ये हुआ कि देखो, हाउस ऑफ लॉर्ड है ना, ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड और कनाडा का सीनेट दोनों द्वितीय सदन है। और द्वितीय सदन, एक जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो तो वंशानुगत चुना जाता है, और यहाँ पे कनाडा में जो सीनेट द्वितीय सदन है, यहाँ के सदस्यों का चुनाव एक बार मनोनयन हो जाता है यानी नाम निर्देश हो जाता है, तो वो आजीवन नाम निर्देश हो जाता है। तो यहाँ पे नाम निर्देश द्वारा सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है। कनाडा के अलावा इटली भी ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे नाम निर्देशन होता है। तो 2 देश हमने देखे जहाँ पे व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन में नाम निर्देश होता है, उसमें से पहला है कनाडा और दूसरा है इटली। इटली और कनाडा में द्वितीय सदन में नाम निर्देशन द्वारा मनोनयन होता है। उसके बाद में आता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ है कि इकाइयाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। तो इकाइयाँ निर्वाचन करती है, यहाँ ऐसा कौन कौन सी जगह है जहाँ पे इकाइयाँ चुनाव करती है, निर्वाचन करती है? तो भारत, ब्राज़ील, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया आज ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में, ये इस वजह से बताती हूँ स्टूडेंट्स, कई बार हमें याद नहीं रहता है कि कहाँ पे कार्यपालिका द्वारा कैसे निर्वाचन होता है, यूके में कैसे होता है, मनोनयन कहाँ होता है और इकाइयों द्वारा निर्वाचन कहाँ होता है। तो ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड, यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इकाइयों के द्वारा। तो ये ऐसे देश हैं कई बार याद नहीं रहते, इस वजह से भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और यहाँ में ध्यान में रखना है न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड S और न्यूजीलैंड सन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन आज सन में होता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड। फिर आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा जो होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा होता है यूएसए के द्वितीय सदन में। तो यूएसए का द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक ऐसे ही जापान का द्वितीय सदन है सीनेट, तो यहाँ जापान में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया कि जो प्रथम सदन है उसका चुनाव कैसे होता है, अधिकतर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, और द्वितीय सदन का चुनाव कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 प्रकार से द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव होता है। वंशानुगत यूके में होता है, नाम निर्देशन कनाडा में, मुख्य रूप से कनाडा में क्योंकि एक बार का मनोनयन हमेशा का मनोनयन, और इटली में भी होता है। इसके बाद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन इकाइयों द्वारा भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड में होता है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा कहाँ होता है? यूएसए की भी सीनेट और जापान की भी सीनेट में होता है।
कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम आज अभी करेंगे। क्या कि उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व कैसे कहाँ होता है। उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है पहले जानेंगे। देखिए, भारत का उच्च सदन राज्यसभा, राज्यसभा में कहीं तो किसी स्टेट से एक ही मेंबर जाता है और किसी से 40, किसी से 20, तो यहाँ पे असमान प्रतिनिधित्व है। लेकिन कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व है। तो देखिए, सबसे पहले तो यूएसए, हमने किया था कि 50 राज्य हैं वहाँ पे और 50 राज्यों में से दो सदस्य उच्च सदन यानी सीनेट में जाते हैं। ठीक ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड में भी होता है, कैंटेन, प्रत्येक कैंटेन में से समान सदस्य जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी समान प्रतिनिधित्व है और असमान प्रतिनिधित्व कनाडा, भारत और जर्मनी में, कनाडा, भारत और जर्मनी में असमान प्रतिनिधित्व है। अभी एक और महत्वपूर्ण, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि तुम्हारे छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि कहाँ पे उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व है, कहाँ पे असमान प्रतिनिधित्व है। यहाँ पे जब बात चलेगी व्यवस्थापिका की, तो पूरी व्यवस्थापिका का एक बड़ा प्रश्न जो इससे पहले वाली क्लास थी और इस क्लास में हुआ है, ये पूरा व्यवस्थापिका से संबंधित आ जाएगा। कुछ बातें ऐसी है जो व्यवस्थापिका के कार्य क्या है, व्यवस्थापिका की आलोचना क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने इस वजह से नहीं करवाई क्योंकि लिमिटेशन है टाइम की, और वो सब बातें केवल रट्टे मारने की है और जो जो समझाने का पोर्शन है वो मैंने कम्प्लीटली समझाया है। उसके अलावा ये जो प्रश्न बनते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है और बड़े प्रश्न में भी छोटा प्रश्न अपने आप निकल के आ जाता है। जैसे व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन का निर्वाचन कितने आधारों पे होता है, तो ये 6 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो तुम बता सकती हो 1, 2 और 3 और 4 आधारों पे होता है। तो इस प्रकार से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें मोस्टली कवर अप करवा दिया जाए, लेकिन कुछ बातें रटने की है, उसके लिए प्लीज़ मुझे फ़ोन नहीं करें कि मैम ये नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत कॉमन बातें हैं जो केवल 2 बार पढ़ने से समझ में आने वाली है। उसके बाद में हम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि यूके, ब्रिटेन में कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन, और भारत की लोकसभा और चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष है। कॉमन सभा, लोकसभा, एनपीसी। कॉमन सभा कहाँ की? ब्रिटेन की। लोकसभा भारत की। नेशनल पीपल कांग्रेस चाइना की। इनका सदस्य कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। लेकिन जो शी जिनपिंग है, चाइना के शी जिनपिंग है, वो पूरे के पूरे आजीवन रहने वाले हैं। ये बात चल रही है वहाँ की व्यवस्थापिका की, और शी जिनपिंग आजीवन वर्तमान में ये बात हुई है कि वो आजीवन रहेंगे। यूएसए में जो 3 चीज़ें हैं, देखो यूएसए में सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में 2 चीज़ें आती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल 2 वर्ष का है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल 2 वर्ष है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, 2 पर, और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष तो सीनेट का कार्यकाल है, और प्रत्येक 1/3 सदस्य, ध्यान से सुनना है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अपने भारत के जैसे ही प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसे भारत की राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं।
तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसका कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जैसे अपने भारत में राज्यसभा का है। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम सीनेट का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। ऑस्ट्रेलिया में भी सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन 1/2 अर्थात आधे सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में आधे सदस्य, ऑस्ट्रेलिया आधे सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ ये कुछ कॉमन बातें हैं, तुम्हें ध्यान कैसे रखना है। ये एक कॉमन बात है, ये एक कॉमन बात है, ये एक कॉमन बात है ना, और यहाँ पे ये एक कॉमन बात है, ये है ना। तो छोटे प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में ये 5 प्रश्न और ये पूरा का पूरा जो है ये 6 प्रश्न। तो ये 6 प्रश्न वैसे भी पूछे जा सकते हैं, और व्यवस्थापिका पे यदि प्रश्न बनता है तो ये बड़े में सबका सब लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका से संबंधित हमारा टॉपिक कुछ कंप्लीट हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्या व्यवस्थापिका की शक्ति में ह्रास हो गया है, तो वो हम हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसकी अभी तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना है।